अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है एटीट्यूड मेजरमेंट स्किल्स या एटीट्यूड रेटिंग स्केल। हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च किए बगैर मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर आपकी पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, बोर्ड एग्ज़ाम, सीएसएस के एग्ज़ाम्स और यूनिवर्सिटी के अदर एग्ज़ाम्स की एडमिशन एग्ज़ाम्स की भी 100% सक्सेसफुल प्रिपरेशन करवाई जाती है, इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर स्केल आ रहा है वो है हमारे पास बोगार्ट्स सोशल डिस्टेंस स्केल है। इसको जो है वो बोगार्ट्स ने 1925 में इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो स्केल है ये 7 जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर कंसिडर होता है। इंडिविजुअल को इन 7 आइटम्स में से किसी भी एक ग्रुप या कौम के लिए किसी एक आइटम को निशान लगाने के लिए कहा जाता है। और इसमें आप कह सकते हैं कि किस तरह की आइटम्स होती है। पहली जो आइटम होती है इसमें वो चीज़ ऐसी होती है कि आप किसी को बहैसियत दोस्त कबूल करते हैं। सेकंड जो होती है वो होती है कि आप किसी को बहैसियत हम पेशा कबूल करते हैं, यानी कोलीग के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड जो होती है वो होती है कि आप किसी को अपने नेबर के तौर पर कबूल करते हैं, ठीक है। और फोर्थ होती है दूसरी कौम के फ़र्द से शादी की ख्वाहिश, यानी कि अगर मुस्लिम है तो वो हिंदू से करना पसंद करेगा, हिंदू है तो मुस्लिम से। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसको। अच्छा जी, जो है फिफ्थ आइटम इसकी होती है वो होती है कि अपनी कंट्री के जो सिटीज़न है उसकी हैसियत से आप किसी को कबूल करते हैं। सिक्स वाला जो है वो है कि किसी को जो है वो स्याह की हैसियत से आप कबूल करते हैं, यानी टूरिस्ट की हैसियत से जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। 7 वाला जो ऑप्शन है उसमें ये है कि किसी को भी आप मुल्क बदल कर देते हैं, मुल्क में दाखिल ही नहीं होने देते। अब यहाँ पर क्या है कि ये 7 आइटम्स होती हैं। तो 7 आइटम्स में क्या है कि इस स्केल के एक सिरे पर इंतहाई जो सोशलाइजेशन है, ठीक है, उसका इजहार है, और दूसरे सिरे पर इंतहाई जो है वो कह लें कि सोशलाइजेशन से दूर होने का जो है वो उसको ज़ाहिर किया गया है। इंडिविजुअल अगर फिफ्थ बयान पर भी निशान लगा देता है। फिफ्थ कौन सा था हमारा? फिफ्थ था कि अपने मुल्क के शहरी की हैसियत से, सिटीज़न की हैसियत से किसी को भी एक्सेप्ट करना। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पहले वाले जो आइटम्स हैं उनसे वो एग्री है, ठीक है। इस स्केल का सबसे बड़ा नुक्स ये है कि इसमें पहले जो 6 आइटम्स हैं वो पॉजिटिव है, ठीक है। जो 7 वाला आइटम है वो इंतहाई नेगेटिव है, ठीक है। तो इससे जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं उनकी इंटेंसिटी और कमी बेशी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास देखें, इसको हम कैसे देख सकते हैं कि लेवल्स में इंक्लूड क्लोज रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर, कोवर्कर्स एंड सिटीजन, विजिटर्स एंड एक्सक्लूएंट वगैरह, इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई वुड एक्सेप्ट अ मेंबर ऑफ ग्रुप एक्स एज माय नेबर, ठीक है। इसको मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें जो इसके एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस क्या हैं, कि एडवांटेज इसके ये है कि इजी टू एडमिनिस्टर है, इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सोशल एक्सेप्टेंस को मेजर करता है। और इसके लिमिटेशन क्या है कि रिस्पॉन्सेज में बी इन्फ्लुएंस बाय द सोशल डिज़ायरेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है गटमैन स्केल है। गटमैन स्केल में अब हमारे पास क्या होता है, इसको गटमैन ने 1950 में इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें जो सवालात हैं, आइटम्स हैं, उसके सिलसिले होते हैं, ठीक है। यानी कि जिनके रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो येस या नो में होते हैं, ठीक है, येस या नो में होंगे। अब इस स्केल में जो क्वेश्चंस हैं उनको एक तरतीब से लिखा जाता है, और इंडिविजुअल जब किसी सवाल का जवाब दे तो फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि उसके जो सिलसिले के तमाम क्वेश्चंस थे ना उनको रिस्पॉन्स मिल गया है, क्योंकि एक सिलसिले के तमाम जो रिस्पॉन्सेज हैं उनमें से एक पर हाँ करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के इंडिविजुअल से पूछा जाता है कि वो चाय में कितने चम्मच चीनी लेता है, तो जो आपके लिए वो क्या बोलेगा कि बिल्कुल नहीं, आधा चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 स्पून, 4 स्पून, इस तरीके से। तो इंडिविजुअल जब इनमें से किसी एक पर हाँ कर देता है तो बाकी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो बोलते हैं कि वो 2 चम्मच 2 चम्मच चीनी के लेगा चाय में, तो बाकी जो रिस्पॉन्सेज होंगे बिल्कुल नहीं, आधा चम्मच, 4 चम्मच, उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो सब्जेक्ट की मुनासबत होती है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट जो आइटम्स हैं उनके लेने के बाद जो रिस्पॉन्सेज हैं उनकी स्कोरिंग कर ली जाती है। यूँ जो एटीट्यूड्स है उसकी जो इंटेंसिटी है और उसकी नोयत है उसका पता चल जाता है, ठीक है जी। अब इसकी जो
फॉर एग्जांपल कि इसकी जो एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में क्या होता है कि क्लियर हायरार्की ऑफ एटीट्यूड्स, यानी कि एक हायरार्की और तरतीब बन जाती है। और इसकी लिमिटेशन क्या होगी, डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट परफेक्टली कम्युलेटिव आइटम्स, बहुत परफेक्टली तरीके से जो आइटम्स हैं उनको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है थर्स्टन स्केल आ रहा है जी। थर्स्टन स्केल को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली थर्स्टन स्केल को हम मेथड ऑफ इक्वल अपेयरिंग स्केल बोलते हैं। तो ये जो स्केल है ये थर्स्टन और शेन ने 1929 में इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि थर्स्टन के डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में लोगों की जो एटीट्यूड्स हैं उनके मेजरमेंट के लिए पैटर्न वाजे किया। उसने जो एटीट्यूड्स हैं उनके सब्जेक्ट्स में बहुत ही वैरायटी पैदा की, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एक मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं, उसके मोरल एटीट्यूड्स जो होते हैं उनका एक उनको उनके फैक्टर्स को देखने के लिए, उनका तयन करने के लिए, और क्राइम के बारे में लोगों की जो एटीट्यूड्स हैं, रवैये हैं, उन पर एक फ़िल्म असरात देखने के लिए, और स्टूडेंट्स का साइंटिफिकली सब्जेक्ट्स के बारे में जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में जो ट्रेंड है, प्रीडिस्पोजिशंस हैं, जिसको रुझान बोलते हैं, इंटरेस्ट कह सकते हैं, वो फाइंड करने के लिए एटीट्यूड्स पर प्रोपेगेंडा के जो असरात हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए, इसके अलावा रिलीजियस हो गया और सोशल जस्टिस हो गया, इसके अलावा जंग हो गया, और जितने भी इश्तराकियत के बारे में या सिमिलरिटीज़ के बारे में लोगों के एटीट्यूड्स हैं, उनकी मेजरमेंट जो है वो थर्स्टन ने अपने स्केल्स में रखी है। ठीक है, अब एटीट्यूड्स के जो स्केल्स हैं आमतौर पर रिसर्च स्टडी में पूछे जाने वाले डिफरेंट क्वेश्चंस या क्वेश्चनेयर के बारे में के लिए बनाए जाते हैं। यही वजह है कि ये जो स्केल है ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते। थर्स्टन ने वाज़ेह किया कि किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में जो एटीट्यूड है उसके स्केल्स कैसे बनाए जा सकते हैं। इवन कि किसी भी सब्जेक्ट या कंडीशन से रिलेटेड जो फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं उनके अबाउट डिफरेंट दर्जों को ज़ाहिर करने वाले जो बयानात होते हैं वो कैसे तैयार किया जा सकते हैं। अब थर्स्टन के तरीके के अकॉर्डिंग जो एटीट्यूड्स हैं उनके स्केल्स वाज़ेह करने के लिए सैकड़ों अफराद को, सैकड़ों इंडिविजुअल्स को किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या किसी भी एक सिचुएशन से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स पेश किए जाते हैं, और ये अफराद क्या कहलाते हैं, ये अफराद जज कहलाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसको कोर्ट कचहरी में यूज़ किया जाता है। तो जज हजरात जो होते हैं इन तमाम आइटम्स का एक एनालिसिस करने के बाद इनकी दर्जाबंदी करते हैं, यानी कि इन आइटम्स को एक कह लें कि विदाउट एनी फेवरेटिज़म जो है वो शदीद कह लें कि डिफरेंट टाइप्स के जो लेवल्स होते हैं उनमें बांट देते हैं। हर आइटम्स को एक अलग कागज़ पर लिखा जाता है ताकि जो जज हजरात हैं हर आइटम की शिद्दत का एनालिसिस कर सकें इंडिपेंडेंटली तौर पर। ठीक है, जो फिर उसके बाद इन आइटम्स को डिफरेंट लेवल्स में बांटने के अमल को आप क्या कहेंगे, इसी बांटने के अमल को ही आप इक्वल अपेयरिंग इंटरवल कहेंगे। ठीक है, अब जो जज हजरात होंगे उनको ये नहीं बताया जाता है कि जो आइटम्स हैं, जो लेवल्स हैं, उनके जो इंटरवल्स हैं वो एक जैसे हैं या नहीं है, यानी कि इक्वल अपेयरिंग है ना। तो इक्वल अपेयरिंग का क्या मतलब होता है कि उनका एक जैसा होना, मुसावी होना। तो उनको जो जज होते हैं उनको नहीं बताया जाता है कि इनके जो लेवल्स हैं वो इक्वल है या नहीं। जिनके लेवल्स या शिद्दत जो इंटेंसिटी है उन पर जज हजरात मुतफिक होंगे, एग्री होंगे, उन तमाम बयानात को, उन तमाम आइटम्स को आप स्केल्स में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इस चीज़ को देखना होता है मेथड ऑफ इक्वल अपेयरिंग स्केल में, जिसको थर्स्टन और शेन का स्केल भी कहा जाता है। अब एटीट्यूड्स के ऐसे बहुत सारे स्केल्स जो हैं वो 40 से बेसिकली कितने होते हैं, 40 कह लें कि 20 से होते हैं, 20 से 45 पर कंसिडर होते हैं। तो आइटम्स को शिद्दत के हवाले से आप 0 से 6 तक के दर्जों में भी बांट सकते हैं, लेवल्स में भी बांट सकते हैं। तो जो आइटम्स के बारे में जो जज हजरात हैं उनकी जो एनालिसिस का मीडियन है वो फाइंड करने के लिए भी उन्हें बाद में चूज़ किया जाता है। अब थर्स्टन के तरीके पर बनाए गए जितने भी स्केल्स हैं उनसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर लोगों के जो एटीट्यूड्स हैं उनकी मेजरमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल के आप कह लें कि म्यूजिशियन है, फैशन है, इसके अलावा एक्सपेंसिव जो आजकल महंगाई का दौर चल रहा है, इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं,
आप कह लें कि सोर्सेज ऑफ एजुकेशन हो गया, इसके अलावा मेथड ऑफ एग्ज़ाम्स हो गया, इसके अलावा एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं लाइक आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने भी फैक्टर्स हो गए, और इस तरह के बेशुमार जो सब्जेक्ट्स हैं, बेशुमार टॉपिक्स जो हैं, उन पर एटीट्यूड्स के स्केल्स बनाए जा सकते हैं। अब अंडर ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल से कहा जाता है कि वो जिस जो फैक्टर है, जिस भी आइटम से वो इत्फाक करता है, उस पर वो टिक का निशान लगा दे, ठीक है, इस तरीके से। और जिससे वो इत्फाक नहीं करता, जिससे वो एग्री नहीं कर, वहाँ पर वो क्रॉस का निशान लगा दे। अगर एग्री और एग्री का फैसला ना कर सके तो वो यहाँ पर इस तरह से निशान भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। इस तरह निशानात जो होते हैं हासिल करने के बाद एक कॉन्क्लूजन को जो है वो डेवलप किया जाता है। जिस तरह इंडिविजुअल के पॉजिटिव निशानात ज़्यादा होंगे, उस ख़ास मौजू से मुतल्लिक इंडिविजुअल का रवैया पॉजिटिव होगा, जबकि कम स्कोर वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे उनका जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा। अब एटीट्यूड्स के जो स्केल्स हैं उनकी वजाहत करते हुए ये कॉन्क्लूजन नहीं निकाला जाता है कि कौन सा स्कोर अच्छा है और कौन सा बुरा है, बल्कि ये वाज़े किया जाता है कि किसी मखसूस मौजू, मसले, वाक़े या जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में इंडिविजुअल का रवैया कम या ज़्यादा जो है वो नेगेटिव है या ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव को नहीं देखा जाता है, बेसिकली देखा जाता है कि वो कम पॉजिटिव है या ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, आई होप सो कि इसकी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसकी लिमिटेशन भी देख लेते हैं और एडवांटेजेस भी, कि ये प्रीसाइज मेजरमेंट है, और लिमिटेशंस में ये टाइम कंज्यूमिंग है, और रिक्वायर्ड एक्सपर्ट जजेस, और एक्सपर्ट टाइप के जजेस की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, अच्छा खासा इसके अंदर वक्त लग जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लिकेट स्केल है। लिकेट स्केल को हम कहते हैं मेथड ऑफ सुमेटेड रेटिंग स्केल, ठीक है, सुमेटेड, SUMMATED, ठीक है, सुमेटेड रेटिंग स्केल। इसमें क्या होता है कि ये पैमाना जो है, ये स्केल जो है, वो लिकेट ने 1932 में इंट्रोड्यूस करवाया था, 1932 में। तो इस स्केल में जो पर्पस है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसके फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हम आइटम्स का एक कलेक्शन बनाते हैं, और हर जो ग्रुप है उसको ये आइटम्स दिए जाते हैं, और उनसे कहा जाता है कि वो इन आइटम्स को दिए गए 5 जो फैक्टर्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, उन पर अरेंज कर दें, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि लिकेट स्केल बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं अपनी थीसिस करते वक्त या रिसर्च स्टडीज़ में। तो वो होता क्या है, बेसिकली बहुत ज़्यादा इसमें क्या ऑप्शंस यूज़ होते हैं। ये 5 भी था, 7 भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 9 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो है वो 5 रेटिंग्स के लिए यूज़ होता है, लिकेट 5 रेटिंग स्केल। तो इसमें क्या होता है कि एक तो होता है जिसको आप बोल सकते हैं कि एग्री, ठीक है, स्ट्रॉन्गली एग्री एक ऑप्शन होता है फर्स्ट वाला। जो सेकंड ऑप्शन होगा वो होगा एग्री, और थर्ड वाला जो होगा आप कह लें कि वो प्रोपोर्शनेट कह सकते हैं, ठीक है, या न्यूट्रल कह सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ वाला जो होगा वो डिसएग्री होगा, और फिफ्थ वाला जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ठीक है। इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। और फिर जो आपका कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्गली एग्री होगा उसका 1 नंबर होता है, ठीक है। और जो होता है आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा उसका जो होता है ना 5 नंबर होता है, उसको स्ट्रॉन्गली डिसएग्री बोलते हैं। तो इंडिविजुअल के अरेंज किए जाने वाले आइटम्स को एनालिसिस करके, बयान करके जो स्कोर है उसका एक कंप्रीहेंसिव जो है वो उसको फैक्टर को फाइंड किया जाता है, और बाद में इन आइटम्स की जो कोरिलेशन है वो भी फाइंड की जाती है। तो इसे आइटम एनालिसिस मेथड कहा जाता है, ठीक है, आइटम एनालिसिस मेथड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लिकेट स्केल। ये देखिए आपको मैंने यहाँ एग्जांपल भी दी है, इस तरीके से होती हैं, एग्री, ठीक है, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री। अच्छा, इसमें बेसिकली दोबारा से मैं बता रही हूँ, यहाँ पर स्ट्रॉन्गली एग्री का 5 पॉइंट होगा, एग्री के 4 पॉइंट होंगे, न्यूट्रल का 3 होगा, डिसएग्री के 2 होंगे, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री का जो है वो 1 पॉइंट होगा। इस तरीके से आप इनको रेटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सोमैटिक डिफरेंशियल स्केल आ रहा है। इसको किसने किया था, डेवलप बाय दी चार्ल्स ऑस्किड। इसको क्या कहते हैं, इसको बेसिकली ऑस्किड, सूसी, टेननबाउम ने 1957 में इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसकी मदद से इंडिविजुअल के जो हिडन फीलिंग्स होती हैं और वो
ओपिनियंस होती हैं उनको फाइंड करने में आसानी होती है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि हर लफ्ज़ के 2 मायने होते हैं, 2 मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है वो जो लग़वी मतलब होता है, जो कि आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा होता है, जो सबके लिए सिमिलर वैल्यू रखता है, एक जैसी रखता है। दूसरा जो होता है वो हिडन होता है, उसको आप बेसिकली डीप मीनिंग बोल सकते हैं, या बेसिकली ये वही ओरिजिनल एक कंटेंट होता है जो इंडिविजुअल इस वर्ड के लिए रखता है, उसे आप हिडन कंटेंट बोल सकते हैं। या फिर कह लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक टीचर है, उसका जो बिहेवियर होगा वो लेटेंट कंटेंट या मैनिफेस्ट कंटेंट सिखाने या पढ़ाने वाला, लेकिन जो ओरिजिनल होगा बेसिकली मख्फी मायने जिसको बोलते हैं, हिडन कंटेंट जिसको बोलते हैं, उसमें वो एहसास और फैक्टर्स शामिल होंगे जो इंडिविजुअल अपने टीचर के लिए रखता है। ऑस्कर और उसके जो कोलीग्स हैं, उन्होंने अल्फाज के मफ़हूम की मेजरमेंट से लोगों की एटीट्यूड्स को मेजरमेंट करने की कोशिश की थी, और इस मेजरमेंट में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के मायने मफ़हूम की 3 हवालों से इंटेंसिटी, उनकी प्राइसेस और उनकी एक्टिविटीज़, एवोल्यूशन, पोटेंसी और एक्टिविटी से वजाहत की जाती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के जो स्केल्स है, इसमें डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट फैक्टर्स को आप एक नुमायाँ अंदाज में लिख देते हैं, और हर कॉन्सेप्ट या हर फैक्टर्स के सामने एक ऑपोजिट वर्ड जो होता है वो जोड़कर उसको मेंशन किया जाता है, और वर्ड्स के जो ऑपोजिट जो पेयर्स होते हैं उनके दरमियान निशान लगाने के लिए 7 स्पेसेस छोड़ी जाती हैं, 7 खाली जगह जो छोड़ी जाती हैं। फ़र्ज़ से कहा जाता है कि वो इस फैक्टर या फिर कॉन्सेप्ट को जिस हवाले से भी बयान करना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है, उस पर निशान लगा दें।